मैं हूं अर्पिता और आप है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स। हमने रिकॉम्बिनेंट सेल प्रिपरेशन देखा है कि किस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अलग अलग तरह के वेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। उन वेक्टर्स में अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करते हैं, फिर उसको हम सेल्स के अंदर भी इंसर्ट करते हैं थ्रू अ प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट है वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ही आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको रिकॉम्बिनेंट सेल्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल के बीच में स्क्रीनिंग करनी होती है कि इन सारे सेल्स में से कौन से रिकॉम्बिनेंट है और कौन से रिकॉम्बिनेंट नहीं है। तो आज हम बात करते हैं स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स, कैसे हम बाकी सेल से, क्योंकि हर एक सेल में तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंट सेल्स में होता है। तो आपने अगर 100 कॉम्पिटेंट सेल्स बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्पिटेंट सेल्स 100 के 100 कॉम्पिटेंट सेल्स में डीएनए अपटेक होगा। कुछ सेल्स में होगा और कुछ में नहीं होगा। तो जिनमें हुआ है उसको अलग से पहचानने की टेक्निक्स आज पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि बायोलॉजी के रिलेटेड सिलेबस के कोर्सेस, बहुत सारे टॉपिक्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। जैसे ही आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप एक सूटेबल होस्ट सेल में डालते हैं तो उस प्रोसेस से उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और वो सेल रिकॉम्बिनेंट कहलाने लगता है। पर रिकॉम्बिनेशन एक्चुअली में हुआ है या नहीं हुआ है उस टेक्निक को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग। अब पहला टेक्निक है स्क्रीनिंग का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इसमें एक ब्लू व्हाइट कलर कॉलोनीज का प्रोडक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं उसका बेसिक प्रिंसिपल या मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले वर्ड हम समझते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता है जहां पे एक जीन के इंसर्ट करने पे या ऐड करने पे जो पहला वाला जीन था वो जीन इनएक्टिवेट हो जाता है। इस बेसिस से हम रिकॉम्बिनेशन की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक जीन है लैक्स-जेड जीन। इस लैक्स-जेड जीन की प्रॉपर्टी होती है कि ये बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस करे। बीटा गैलेक्टोसिडेज का काम है कि जो मीडिया में एक्स गाल है, इस एक्स गाल को वो हाइड्रोलाइज कर देता है और ब्लू कलर कॉलोनी फॉर्म करता है। अब मान लीजिए कि इस लैक्स-जेड जीन में हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिए, तो अब ना तो बीटा गैलेक्टोसिडेज का प्रोडक्शन होगा ना एक्स गैल का हाइड्रोलिसिस होगा। इसी कंसेप्ट के बेसिस में हम ब्लू व्हाइट कॉलोनीज सिलेक्शन मेथड को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स जो है वो उस पे हम कॉम्पिटेंट इकोलाई सेल्स में डाल देते हैं। अब सेल्स को स्क्रीन किया जाता है मीडिया कंटेनिंग एम्पिसिलिन, एक्सगाल और आईपीटीजी में। अगर एम्पिसिलिन में है तो वो सारे सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं। एक्सगाल जो है वो एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट सेल। क्रोमोजेनिक वर्ड आपके आंसर में होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्रोमोजेनिक का मतलब होता है कलर प्रोड्यूसिंग। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप एक्स गाल को हाइड्रोलाइज करवा देते हो बीटा गैलेक्टोसिडेज से तो उससे क्या होगा, वो एक ब्लू कलर दे देगा। और आईपीटीजी जो है वो लैक्स-जेड जीन को इंड्यूस करने में हेल्प करता है कि उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। अब आपके मीडिया में होगा आईपीटीजी और एक्स गाल। अब नॉर्मल सेल की बात करते हैं जिसमें लैक्स-जेड जीन है। तो लैक्स-जेड जीन ने बनाया बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज ने उस एक्स गाल को डिग्रेड कर दिया। अच्छा, और एक बात बता दो, ये जो आईपीटीजी है सबसे पहले वो लैक्स-जेड जीन को एक्टिवेट कर देगा। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट स्टेप बोले तो आईपीटीजी लैक्स-जेड जीन को एक्टिवेट किया। लैक्स-जेड जीन ने बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस किया। बीटा गैलेक्टोसिडेज ने एक्स गाल को हाइड्रोलाइज किया और ब्लू कलर का कॉलोनी दे दिया।
मतलब जहां पे LAC-Z जीन एक्टिवेटेड है या LAC-Z जीन इंटैक्ट है वहां पे वो ब्लू कलर कॉलोनीज देगा। मतलब ये सारे सेल्स जो है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसी LAC-Z जीन पे डालेंगे। तो इस हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब हम LAC-Z जीन पे डालेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये होगा कि जो LAC-Z का जीन है वो जीन अब इनएक्टिवेट हो जाएगा। अब IPTG LAC-Z जीन को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। जब LAC-Z जीन एक्टिवेट नहीं होगा तो बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो एक्स गाल को वो हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। तो उस केस में आएगा व्हाइट कलर की कॉलोनीज। तो आप पहचानोगे कैसे? आपको पहचानने के लिए दो तरह की कॉलोनीज आपके प्लेट्स में मिलेंगी, एक मिलेगी ब्लू, एक मिलेगी व्हाइट। तो जो ब्लू कलर की कॉलोनीज है वो सारे नॉन रिकॉम्बिनेंट है और जो व्हाइट कलर की कॉलोनीज है वो रिकॉम्बिनेंट है। एडवांटेजेस क्या? ये बहुत सिंपल मेथड है, इजीली आप उसको स्क्रीन कर सकते हो। इसमें पीसीआर वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करना है। पर लिमिटेशन क्या है? व्हाइट कॉलोनीज के डीएनए को आप बाद में फ्यूचर में कंफर्म करवा सकते हैं, पर बहुत बार फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो वो एक मेजर डिसएडवांटेज है। पर अगर व्हाइट कलर कॉलोनीज आपको बहुत सारी मिली है तो उसमें कुछ ही ऐसे होंगे जो फॉल्स पॉजिटिव दिखा रहे होंगे। मैक्सिमम में ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल होगा। तो की कंसेप्ट क्या हुआ? इंसर्शन अगर हुआ है तो फिर आपका LAC-Z जीन जो है वो डिसरप्ट हो गया, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोडक्शन नहीं होगा और आपको व्हाइट कलर कॉलोनीज मिलेगी। जो बच्चे साथ में नोट्स बना रहे हैं ये पॉइंट जरूर लिखें, और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, सिर्फ मोबाइल पे सुन रहे हैं, तो इस पाथवे का एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ये आपके आंसर में होना ही चाहिए। देखिए जहां पे ब्लू कलर है उसमें कोई इंसर्ट नहीं हुआ है, जहां पे व्हाइट कलर है वहां पे इंसर्शन हो चुका है। अब सेकेंड टेक्निक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर में भी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की प्रॉपर्टीज शो होती है, पर यहाँ पे कोई क्रोमोजेनिक या कलर प्रोड्यूसिंग केमिकल यूज नहीं होता है। इसमें नेचुरल एक्टिविटीज पे काम होती है। इसमें प्लाज्मिड को यूज किया जाता है जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम ऐसा एक प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस अवेलेबल है। तो उन दोनों रेजिस्टेंस जीन वाले प्लाज्मिड में हम एक जीन में अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर सकते हैं। किसी एक में आप ऐड करोगे, दोनों को डिसरप्ट नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है या फिर टेट्रासाइक्लिन में कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का साइट है। दोनों में अगर कॉमन एंजाइम्स है तो उस एंजाइम को आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि उससे कंफ्यूजन बढ़ेगा, आपको कुछ भी स्क्रीन करते नहीं बनेगा। तो आपको उन दोनों में से किसी एक साइट के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करना है और उसको डिग्रेड करना है, डाइजेस्ट करवाना है। डाइजेस्ट करने के बाद फिर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालना है ताकि वो वहीं पे इंसर्ट हो जाए। अब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जिस जीन में वो इनएक्टिवेट हो गया है उस जीन का रेजिस्टेंस एक्टिविटी अब चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा। सपोज अगर मैंने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में अपने जीन को डाला है तो अब वो प्लाज्मिड एम्पिसिलिन सेंसिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया एम्पिसिलिन में तो फिर वो इनएक्टिवेट हो चुका है। कैसे सिलेक्शन करना है? सपोज यहाँ पे फॉरेन डीएनए जो लिया है उसमें हमने टेट्रासाइक्लिन में किया है, तो टेट्रासाइक्लिन अब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पे जा चुका है। जब ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पे जा चुका है तब नेक्स्ट स्टेप है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब आप सिलेक्शन प्रोसेस में क्या करोगे? अब आपके सिलेक्शन प्रोसेस में ये ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट आ जाएगा। रिकॉम्बिनेंट में अब जो होगा वो होगा आपका जो ट्रांजिशन हो चुका है या ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है उन सेल्स के अंदर में अब आपको कोई भी
इनएक्टिवेटेड जीन मिलेगा और उसकी सेंसिटिविटी अब आपको नहीं मिलेगी। तो अब जब आप उस प्लेट को एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में ग्रो करोगे तो वो वही सेल्स ग्रो हो पाएंगे जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। पर आप अगर उसी कल्चर्स को टेट्रासाइक्लिन में करोगे तो टेट्रासाइक्लिन में वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन अब वो सेंसिटिव हो गया है। तो इसके लिए एक टेबल बनाया करें। इसमें एक टेबल बना लीजिए जिसमें आप इंटरप्रिटेशन इजीली लिख सकते हैं। देखिए, हमने एम्पिसिलिन में काम किया है, टेट्रासाइक्लिन में इंसर्ट किया है, तो दो तरह के सेल्स मिलेंगे। जिसमें रिकॉम्बिनेशन हो चुका है वो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस रहेगा, और जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है वो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों ही रेजिस्टेंस रहेंगे। तो अब आप प्लेट्स बनाइए जिसमें एम्पिसिलिन हो, टेट्रासाइक्लिन हो, दोनों एक में प्रेजेंट हो, किसी में एम्पिसिलिन किसी में टेट्रासाइक्लिन हो। तो अब आपको रेप्लिका प्लेटिंग करके आपको चेक करना है कि कौन से कॉलोनीज मिसिंग है। जो टेट्रासाइक्लिन प्लेट पे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं पर प्लेन एम्पिसिलिन पे ग्रो कर पा रहे हैं, वो सारे कॉलोनीज, और मदर प्लेट पे भी है तो वो सारे मिसिंग कॉलोनीज जो है, जो टेट्रासाइक्लिन प्लेट में मिसिंग है, वो सारे जो है वो आपके रिकॉम्बिनेंट होंगे। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, सिंपल मेथड है, इफेक्टिव है, आप इजीली इसमें स्क्रीनिंग कर सकते हैं। पर इसमें रेप्लिका प्लेटिंग करने की जरूरत है। इसको ओवरकम करके ब्लू वाइट कॉलोनीज वाला एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किया गया था, क्योंकि वो काफी इजीली हो जाता है। इसमें आपको रेप्लिका प्लेटिंग करना है, फिर तीनों प्लेट्स को पैरेलली एग्जामिन करना है, तभी आप इसको कंफर्म कर पाओगे। अगला मेथड है रेप्लिका प्लेटिंग मेथड। रेप्लिका प्लेटिंग मेथड जो है वो डेवलप किया गया था जोशुआ लेडबर्ग और एस्थर लेडबर्ग में। तो लेडरबर्ग के रेप्लिका प्लेटिंग में यही मेथड यूज हुआ है, जो कि हम एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, हम मेन प्लेट देखिए, पहले ये देख लीजिए। जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है और एक सेंसिटिव है। एम्पिसिलिन के प्लेट में ये दोनों तरह के कल्चर्स ग्रो हो जाएंगे। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में जिसमें दोनों में रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो ग्रो करेगा पर नीचे वाला नहीं करेगा, और हमने इंसर्ट किया टेट्रासाइक्लिन में, मतलब हमारा जो सेल मिसिंग हो रहा है, जो ग्रो नहीं कर पा रहा है, वही सेल रिकॉम्बिनेंट है। इसीलिए हमको जरूरत पड़ती है ये रेप्लिका प्लेटिंग मेथड की, जिसमें हमारे पास मदर प्लेट में वो सारी कॉलोनीज है। मदर प्लेट में आप दोनों एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन छोड़ के भी आप प्लेट्स बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसीजर क्या है, पहले आप ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया कर लीजिए, आप अपने प्लाज्मिड डीएनए के साथ बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। फिर आप प्लेट्स लीजिए जिसमें एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम हो, फिर उसमें ट्रांसफॉर्म सेल्स को डाल दीजिए, मास्टर प्लेट बना लीजिए। फिर उसमें टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग प्लेट में स्टेराइल वेलवेट यूज करके आप उसका रेप्लिका प्लेट बना लीजिए। फिर आप उन दोनों कल्चर्स को कंपेयर करिए। जब आप कंपेयर करेंगे तो मिसिंग कॉलोनीज आपके रिकॉम्बिनेंट होंगे। एडवांटेज ये है कि ये आपके ओरिजिनल मास्टर प्लेट को आप प्रिजर्व कर सकते हो, इजीली कंपेयर कर सकते हो, काफी अच्छा रिजल्ट इसमें आता है। पर क्योंकि आपको रेप्लिका प्लेटिंग करनी है तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। ब्लू वाइट कॉलोनी सिलेक्शन से थोड़ा सा एफिशिएंसी कम है, पर हर बार आपके पास लैक्सेट जीन हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगला मेथड है मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी। इसमें हम प्लाज्मिड डीएनए या फिर जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है उसी की डायरेक्ट स्क्रीनिंग करते हैं। हम प्लाज्मिड डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सेल लाइसिस करते हैं, अल्कलाइन लाइसिस, प्लाज्मिड एक्सट्रैक्शन, और उससे हम आइसोलेटेड जीन को लेते हैं। हाई क्वालिटी प्लाज्मिड डीएनए को लेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। अगर आपका रिकॉम्बिनेंट बना है तो उसको आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप अपना डीएनए आइसोलेट करिए, पीसीआर करिए। पीसीआर करने से आपका अगर जीन अवेलेबल है तो फिर उसमें क्वांटिटी बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ने से इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको अच्छे प्रोमिनेंट रिजल्ट्स आएंगे। तो आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करिए, जेल में इथिडियम ब्रोमाइड डालिए ताकि उसमें जब आप लोड करें तो आप इजीली ट्रांस इल्यूमिनेटर से देख सकते हैं।
ये कंफर्म करता है आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है या कि नहीं। उसमें साथ ही साथ ये आपको ये भी बता देगा कि इसमें इंसर्ट का साइज कितना है। ये सक्सेसफुल क्लोनिंग करता है जब हम सीक्वेंसिंग वगैरह नहीं कर पाते थे। एडवांटेजेस की बात करें तो ये सिंपल है, बहुत ही रिलायबल है, इसमें विजुअलाइजेशन आप इजीली कर सकते हैं और आप रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे भी हम डीएनए के बारे में ही बात करते हैं, डीएनए से ही काम करते हैं, पर यहाँ पे और एक नया तरीका है कि आप डीएनए प्रोब या आरएनए प्रोब को कॉम्प्लीमेंट्री में बाइंडिंग करवा सकते हैं। जब ये बाइंड करता है, और बाइंड कब करता है ये आपका क्वेश्चन होगा, बाइंड तभी करेगा जब कॉम्प्लीमेंट्रिटी होगा। तो आपको जो डीएनए ढूंढना है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का सिंगल स्ट्रैंड आप बना लीजिए, फिर उसको उस डीएनए में डालिए डीनेचुरेशन करने के बाद। अब कुछ कुछ वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, अगर आपको डाउट है तो आप लिखिए। जैसे मैंने कहा डीनेचुरेशन करने के बाद, तो क्यों डीनेचुरेशन करने के बाद? इसलिए डीनेचुरेशन करने के बाद क्योंकि अगर आप डीनेचर नहीं करेंगे तो डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड है, तो उसमें नया बेस ऐड नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम उसको पहले डीनेचर करेंगे ताकि वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो, फिर आपका डीएनए प्रोब या आरएनए प्रोब उसमें हाइब्रिडाइज कर पाएगा या ज्वाइन कर पाएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्रिटी है तो ही ज्वाइन करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। अगर ज्वाइन किया है तो आप अपने प्रोब में फ्लोरोसेंट आइस यूज कर सकते हैं, जिसके कारण आप इजीली उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये नया टेक्निक है जिसको आप यूज कर सकते हैं फॉर स्क्रीनिंग ऑफ डीएनए। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल कॉलोनीज पे ये काम आता है, आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करेगा, क्लोज को कंफर्मेशन कर देगा कि आपके उसमें क्लोनिंग है या नहीं। अब आते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक्स। ब्लॉटिंग टेक्निक्स कंफर्म्ड टेक्निक्स है जहाँ पे हम सदर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट और कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। आपको क्या डिटेक्ट करना है? अगर आपको डीएनए डिटेक्ट करना है तो सदर्न ब्लॉट करिए, आरएनए डिटेक्ट करना है तो नॉर्दर्न करिए, वेस्टर्न ब्लॉट करिए प्रोटीन के लिए, और अगर कॉलोनीज डिटेक्ट करनी है तो कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन करिए। तो इन सारे टेक्निक्स की अगर आपको जानकारी डिटेल में चाहिए तो बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए, नहीं तो हाल फिलहाल के लिए मैं यहीं पे सम अप कर दूंगी कि ये सारे जो है वो आपको ये कंफर्म कर देंगे कि आपके सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन या नया कोई बैक्टीरियल सेल बना है या नहीं है। कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स में जो हमको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है वो है कि कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन में आप अपने बैक्टीरियल कॉलोनीज को नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर ले, फिर उस सेल्स को डीनेचर कर ले, सेल को लाइसिस करें। ट्रांसफॉर्म करने के बाद, मतलब अब ये जो मेम्ब्रेन है इसी मेम्ब्रेन के अंदर सेल्स पहले फिक्स हो गए हैं, फिर उसी पोजीशन में वो सेल को लाइस करना है और उसी पोजीशन में जो डीएनए निकलेगा वहां पे उसको डीनेचर कर देना है। डीनेचर जैसे करोगे वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप अपना डीएनए प्रोब जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाला है उसको ले लीजिए। अब हो सकता है कि अलग अलग जगह पे भी जहां पे डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो वहां पे अगर बाइंड हो गया है तो आप उसको वॉश ऑफ कर दीजिए ताकि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट कम हो जाए। आप जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब ले रहे हैं उसको रेडियो एक्टिव बना सकते हैं, फ्लोरोसेंट ले सकते हैं, क्यूमिनुलेसेंट ले सकते हैं। तो जब क्यूमिनुलेसेंट लेंगे या रेडियो एक्टिव लेंगे तो इसकी विजुअलाइजेशन बढ़ जाएगी और आपको इजीली पॉजिटिव रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज मिल जाएंगे। एडवांटेज क्या है? ये हाईली सेंसिटिव है और बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। आप 1000 ऑफ कॉलोनीज को एक साथ में ये कर सकते हैं और ये कंफर्म करता है आपके डीएनए का प्रेजेंस। इस तरह से रेप्लिका प्लेटिंग करते हैं, रेप्लिका प्लेटिंग करके आप कॉलोनी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं तो स्क्रीनिंग जो है ये रिकॉम्बिनेंट सेल्स का एक क्रूशियल स्टेप है जिससे आप अपने डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ढूंढ सकते हैं। इसमें अलग अलग मेथड है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ब्लू व्हाइट कॉलोनी, रेप्लिका प्लेटिंग। इसको और अच्छा कंफर्मेशन के लिए आप पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन और ब्लॉटिंग टेक्निक से भी यूज कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करते हैं स्क्रीनिंग करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए
और ये आपको डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स को ढूंढ के निकालने में बहुत बहुत हेल्प करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि वो भी इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।